गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम पोषण में आगे का पार्ट। इसमें हम लोग का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना था, आहार नल के बारे में अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। कल पीछे के वीडियो में हम लोगों ने अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज देखते हैं आहार नल के बारे में। हम लोग का जो आहार नल होता है उसकी शुरुआत मुख से होती है। जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वहीं से आहार नल की शुरुआत होती है, और जहाँ तक पाचन होता है और भोजन निकलता है उस सब को हम लोग आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल मतलब, आहार मतलब भोजन हो गया, और नाल मतलब जिस रास्ते से गुजरता है उसे हम लोग आहार नाल बोलते हैं। मतलब जिस नली से भोजन गुजरता है, जहाँ जहाँ से गुजरता है, जैसे मुख से स्टार्ट होगा, मुख से हमारा भोजन स्टार्ट होगा, और मुख के बाद अब जहाँ जहाँ से जाएगा सबको मिला के क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे हम लोग। यानी कि आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आहार नाल में होता क्या है, आहार नाल में आता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। अभी आहार नाल में जो भी होता है कि पहले बात की भोजन हम लोग पोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर पाचक ग्रंथियाँ आती होगी, मतलब भोजन को पचाने के लिए ग्रंथि सब है, अपना अपना एंजाइम छोड़ती है। सब एंजाइम छोड़ती है इसलिए ताकि भोजन टूट जाए। ठीक है, तो पाचक ग्रंथि होती है उसमें पचाने वाली, और पाचक जो रस होता है इस ग्रंथि से, मान लीजिए यह भोजन है तो भोजन को तोड़ने के लिए कोई रस चाहिए, कोई रस चाहिए, तो यह पाचक रस होता है, मतलब पचाने वाला रस होता है। और यह रस कौन देता है? पाचक ग्रंथि, पचाने वाली ग्रंथि। समझ जाइए कि जो जो अंदर की फैक्ट्री है हम लोग की शरीर के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रंथि बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे इंग्लिश में। यह ग्रंथि ही कोई भी रस देगी। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती है। आप लोग अच्छे से देखिएगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती है, तो जो जो ग्रंथि पचाने में काम आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथि। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलता है तो पाचन तंत्र बनता है। पूरा आहार नाल मिलता है। देखिए आहार नाल, आहार नाल मतलब भोजन जहाँ जिस जिस रास्ते से गुजरा उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल। तो आहार नाल, पाचक ग्रंथि, क्योंकि भोजन गुजरेगा तो उसके बाद पाचक ग्रंथि की जरूरत पड़ेगी, और पाचक ग्रंथि के साथ साथ किसका जरूरत पड़ेगा? पाचन क्रिया की जरूरत पड़ेगी। पाचन होना चाहिए तो पाचन क्रिया की जरूरत पड़ेगी, पाचन क्रिया। यह तीनों मिल जाएगा तब हम लोग का भोजन भोजन पाचित हो रहा है, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र। यह क्या हो रहा है? पाचन तंत्र का निर्माण कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन तंत्र कौन कौन सा भाग मिलकर बनाता है? तो आहार नल बनाता है, पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया, यह तीनों जब मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। तो हम जब भी बोलते थे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो उसी में का ये भाग था पाचन तंत्र। तो पूरा भोजन जिस जिस रास्ते से गया, पाचक ग्रंथियाँ उसमें सम्मिलित हुई और पाचन की क्रिया हुआ, यह तीनों को सम्मिलित कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे यह क्या हो रहा है? पाचन तंत्र हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट यही था। अब आहार नाल जो होता है, कम से कम आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 8 से कितना मीटर तक? 10 मीटर। समझ जाइए कि मुख से भोजन स्टार्ट हो रहा है और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ से भोजन गुजर रहा है, अगर सबकी लंबाई माप लिया जाए तो 8 से 10 मीटर तक लंबाई पूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर तक। आहार नल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देखा। उसके बाद अब देखना है मुख गुहा। स्टार्ट करना है तो मुख के बारे में स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं। मुख गुहा में, अब मुंह के बारे में स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे मुंह में एक जीभ पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं, 2 होंठ पाए जाते हैं, 2 जबड़ा पाया जाता है, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, तो यही सब आपको आपके बुक में लिखा हुआ है। तो देखिए आप में एक जीभ पाया जाता है। अब जीभ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जीभ में भी कितना पार्ट होता है? अब देखिए आगे वाला भाग जो होता है जीभ में, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं कि मुंह में एक जीभ होता है, दांत होते हैं, जबड़ा, 2 जबड़ा होता है, ये सब बताने वाला है नहीं। लेकिन उसमें भी जो जीभ में पढ़ाने वाला चीज़ है कि आगे वाला पार्ट होता है, यह हमें मीठा चीज़ बताता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो अगर वो मीठा लगता है तो आगे वाला जीभ की मदद से लगता है। किसकी मदद से? आगे वाला। तो जीभ का अग्रभाग क्या बताता है? मीठा स्वाद बताता है। जीभ का पीछे वाला स्वाद हमें कड़वा बताता है।
क्या बताता है? कड़वा। और जीभ का जो साइड दोनों साइड है वह हमें खट्टा का अनुभव कराता है। यह दोनों साइड क्या कराता है? खट्टा। तो यह जीभ का पार्ट हो गया, यह जीभ का काम हो गया। इस जीभ पर बहुत सारी स्वाद कलियाँ होती है, बहुत सारे बिंदी बिंदी टाइप का किसी का जीभ आपने देखा होगा तो उस पर बहुत सारी स्वाद कलियाँ होती है। यह क्या होती है? स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ, बहुत सारी स्वाद कलियाँ होती है। यह स्वाद कलियाँ क्या करती है? किसी भी भोजन को उसकी पहचान कराती है कि वह मीठा है, कि वह खट्टा है, कि वह कड़वा है, मतलब स्वाद की पहचान कराती है स्वाद कलियाँ। हमारे जीभ में बहुत सारी स्वाद कलियाँ पाई जाती है। तो हमारे जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलियाँ पाई जाती है। जीभ का आगे वाला भाग मीठा का पहचान कराता है, जीभ का पीछे वाला भाग कड़वा का, और जीभ का साइड वाला भाग खट्टा वट्टा का पहचान कराता है। इसमें जीभ में पढ़ना था। अब आगे देखिए, अब जीभ के आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे जीभ में दो जबड़े होते हैं, दोनों जबड़े में दांत होते हैं। यह देखिए, इसमें दांत पाया जाता है। तो इसमें दांत में मैं देखिए पूरा ऊपर वाला जबड़ा है, इसको दो पार्ट में विभाजित करता हूँ। यह एक पार्ट और यह वाला एक पार्ट। यहाँ भी दो पार्ट हो गया तब, तो कुल मिला के कितने पार्ट में विभाजित किया? 4 पार्ट में। ऊपर वाला को 2 पार्ट में, ऊपर वाला को 2 पार्ट में, नीचे वाला को 2 पार्ट में। तो एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट के बारे में पढ़ जाएंगे तो जितना इधर होगा उतना ही इधर दांत होगा, और जितना इधर होगा उतना ही इधर दांत होगा। यानी एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो सब निकल जाएगा। तो एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारे दांत में दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। कौन सा दांत था? पहला दूसरा और डंटा दे, दूसरा तीसरा चौथा मोलर। दांत क प्रकार के? कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इंसाइजर को हिंदी में कर्तनक बोलते हैं। बार बार कहते नहीं, आवाज़ दो लोग, बहुत भारी पड़ जाई। क्लियर बताओ तनी, हम वीडियो रुकवाए में दिक्कत ना लगी। इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्तनक। इंसाइजर को क्या बोलते हैं? कर्तनक। और इसको बोलते हैं रदनक, जो भेदक भी बोला जाता है। भेदन, कैनाइन को भेदन भी बोला जाता है। प्रीमोलर को अग्र चवर्णक बोला जाता है। अग्र चवर्णक या चर्वणक बोला जाता है कि चवर्णक। अग्र चर्वणक, व के ऊपर रेफ होता है, अग्र चर्वणक। और मोलर को चर्वणक, चर्वणक हिंदी में। इंग्लिश में इंसाइजर बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में क्या बोला जाता है? दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक साइड में दांत 4 प्रकार के, दूसरे साइड में 4 प्रकार के, नीचे भी 4 प्रकार के, इधर भी 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं दांत सभी में। इंसाइजर को कर्तनक बोला जाता है। देखिए क से स्टार्ट है यह भी, इंसाइजर। फिर कैनाइन को भेदन बोला जाता है। प्रीमोलर और मोलर, देखिए मोलर को चर्वणक बोला जाता है। मोलर को क्या बोला जाता है? चर्वणक। और प्री को अग्र हो गया तो अग्र चर्वणक, और इसको चर्वणक, चर्वणक अग्र चर्वणक। इसे भेदन कहा जाता है। भेदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भेदने का काम करता है, चीर फाड़ का काम करता है। जंतु में आपने देखा होगा कि कोई जंतु अपने दांत से चीड़ फाड़ करते हैं, या हम लोग भी कोई चीज़ अगर चीड़ फाड़ करना होता है तो आगे ना जाके इधर तिरछे में करते हैं। यानी कि कैनाइन जहाँ पाया जाता है वहीं पर चीर फाड़ हम लोग करते हैं। तो यह चीर फाड़ का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दांत में चीर फाड़ का काम कौन सा करता है? दांत कैनाइन करता है। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखिए एक साइड वाला दांत हम लोग पढ़ते हैं। एक साइड वाला अगर दांत पढ़ लेंगे तो सभी के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। देखिए
आई से इंसाइजर, आई से सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, ICPM, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनकी संख्या 2 1 2 3 होती है, 2 1 2 3। एक भाग की संरचना मैं बता रहा हूँ अभी, 2 1 2 3, यानी कि अगर एक पार्ट बताया जाए तो इंसाइजर इसमें 2 होगा। इंसाइजर कितना होगा, मान लीजिए कि यह इंसाइजर है, इंसाइजर 2 होगा यहाँ पे। फिर कैनाइन 1 होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक दांत है, यह क्या हो गया, कैनाइन, जो भेदने का काम कर रहा है। तो इंसाइजर 2 होगा, फिर एक कैनाइन होगा, प्रीमोलर 2 होगा। प्रीमोलर कितने होंगे, प्रीमोलर 2 होंगे, और मोलर कितना होगा, 3, मोलर होगा 3। तो यह दांत की एक संरचना हो गई। आपने देखा होगा पीछे के आपके दांत, जो पीछे के दांत होते हैं इधर, वह बड़े बड़े जो दांत होते हैं जो चबाने उबाने के काम करते हैं, इसे मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर। तो यह दांत जो तीनों होते हैं यह मोलर कहलाता है। लाइन से मैंने लिख दिया है कि पहले इंसाइजर होगा, यह दोनों क्या होगा, इंसाइजर। पहले इंसाइजर आता है, फिर उसके बाद एक क्या आता है, कैनाइन, एक क्या आता है, फिर क्या आता है, प्रीमोलर। यह 2 जो है यह क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया। यह 2 जो है क्या हो गया, प्रीमोलर। और एक जो है क्या, 3 जो है क्या आ गया, मोलर। तो देखिए एक साइड कितना दांत हो गया, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। एक साइड अगर 8 दांत है तो चारों साइड मिला के कितना दांत हो गया, 32 दांत। यानी कि हम लोग अभी 32 दांत के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हमारे दांत में अगर पूछे जाए, देखिए ICPM, ICPM मतलब ऐसे भी इंग्लिश में होता है कि ICPM, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री को देखा होगा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ICPM, लास्ट में PM है और पहले क्या है, IC, ICPM। I मतलब 2 1 2 3, 21 23 रटिए या 2 1 2 3 रटिए, कैसे भी याद कीजिए, 21 23 ICPM। यानी कि इंसाइजर 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा और मोलर 3 होगा। अब पीछे से देखते हैं, मोलर कितना होगा, मोलर कितना होगा, इंसाइजर कितना होगा, इंसाइजर कितना होगा, 2, कैनाइन, कैनाइन और प्रीमोलर 2, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऐसे दांत की संरचना पाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कैनाइन कितने पाए जाते हैं, तो एक साइड में 1 कैनाइन, तो 4 साइड मिला के 4 कैनाइन। तो पूछेगा कि कुल मिला के कितने कैनाइन, 4 कैनाइन। कुल मिला के कितने मोलर पाए जाते हैं, तो एक साइड में 3 मोलर, तो 4 साइड में 12 मोलर। तो देखिए टोटल अगर पूछेगा इंसाइजर, इंसाइजर टोटल, तो टोटल इंसाइजर कितना होगा, 4 दूनी का, तो टोटल इंसाइजर 8 पूरा मिला के। अगर पूछेगा कि एक जबड़ा में टोटल इंसाइजर, तो एक जबड़ा मतलब 2 का बस बात कर रहा है, तो यानी कि कितना आप लिखिएगा, 4, ठीक है। कुल जबड़े में मिला के मुंह में कुल कितने इंसाइजर होते हैं, तो 8। उसके बाद पूछेगा कैनाइन कुल मिला के कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, 4। प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर तो एक साइड में 2 होता है, तो 4 साइड में 8, और मोलर एक साइड में 3, तो चारों साइड में 12। तो दांत की संरचना समझ में आ गई आपको, यह दांत की संरचना है। अगर पूछेगा कि दांत को चीरने फाड़ने में कौन सा दांत मदद करता है, कैनाइन। दांत को चबाने में कौन सा मदद करता है, मोलर। तो समझ गए कि सबसे पीछे वाला मोलर होता है, उससे 3 दांत के पहले जो दांत होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर से पहले एक कैनाइन होता है, और कैनाइन से पहले आगे वाला जो दिखता है दांत वो क्या होता है, इंसाइजर होता है। 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो यह दांत के बारे में संरचना हो गई। अब दांत के बारे में और बता दें, दांत की संरचना अंदर कैसी होती है। यह हो गया मान लीजिए कि मसूड़ा, ठीक है। मसूड़ा के अंदर भी दांत रहता है और मसूड़ा के बाहर भी दांत निकला रहता है। यह बाहर वाला पोर्शन है, यह क्या है, अंदर वाला पोर्शन है। तो जो मसूड़ा के अंदर होता है,
दांत जो लगा होता है आपके मसूड़े के अंदर लगा होता है, तो जो मसूड़े के अंदर होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो बाहर जो निकला होता है वह शिखर होता है। कोई भी चीज़ का बाहर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं या शिखर बोलते हैं। तो इसे दांत का बाहरी परत को हम लोग सिर बोलेंगे या शिखर बोलेंगे। सिर या क्या बोलेंगे, सिर या शिखर। तो दांत में 3 भाग हो गया, एक आगे वाला भाग, एक जो मसूड़ा के अंदर होता है, एक बीच वाला भाग। तो बीच वाले भाग को हम लोग गर्दन बोला जाता है। देखिए ये बीच वाला भाग हो गया ना, तो बीच वाला भाग को क्या बोला जाता है, ग्रीवा या गर्दन। ग्रीवा या गर्दन, ग्रीवा या गर्दन। तो दांत के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, दांत के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन बोला जाता है। आगे देखिए, दांत के ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, शिखर। और अगर बोला जाएगा कि दांत के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाएगा, तो साफ समझिए कि कोई पेड़ के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो दांत के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाएगा, जड़। क्या बोला जाएगा, जड़। तो दांत के नीचे वाले भाग को, नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सिर या शिखर। और बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन। तो दांत में 3 परत हो गया, सबसे ऊपर वाला भाग सिर या शिखर हो गया, सबसे नीचे वाला परत जड़ हो गया, और बीच वाला परत ग्रीवा या गर्दन। इसे दांत का परत बोलते हैं। अब देखिए दांत, जैसे आपकी दांत है, अगर दांत है तो दांत के ऊपर में कौन सी संरचना होगी, तो दांत के ऊपर में, जस्ट दांत के ऊपर में भी कवर रहता है, और इसके ऊपर भी कवर रहता है। दांत बहुत सुरक्षित स्थान पर रहता है। तो दांत 3 भाग में रहता है, ध्यान दीजिए। पहले ये नोट कीजिए, देखिए यह दांत की आपकी संरचना है। दांत की संरचना में जो दांत के भीतर पूरा भाग यह भरा होता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपके दांत में कोई छिद्र होता है तो इसके बीच में छिद्र होता है और अगल बगल दांत रहते हैं, यानी कि भीतर में दांत भरे रहते हैं। इसे हम लोग मज्जा गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा। तो इसे मज्जा गुहा बोला जाता है। तो भीतर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दांत के मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के जस्ट बाहर एक परत पाई जाती है, मज्जा गुहा के बाहर एक परत पाई जाती है। अब देखिए ध्यान से, दांत के बारे में एक बार देख लेते हैं। मुख गुहा के ऊपरी या निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, जड़। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, जड़। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सिर या शिखर बोला जाता है। जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन बोला जाता है। इतना मैंने पढ़ा दिया था। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है। इसके ऊपर क्या होती है, डेंटाइन। तो इसके ऊपर यह मज्जा गुहा होती है। एक परत मैंने एक्स्ट्रा बनाया था यहाँ पे, तो यह डायरेक्ट मज्जा गुहा हो गई। और इसके ऊपर जो लाल टाइप का संरचना मैंने बनाया है यह डेंटाइन होती है। क्या होती है, डेंटाइन। लाल टाइप की जो यह संरचना है, इसके ऊपर में रंग इसका लाल नहीं होता है, अलग मार्कर से दिखाने के लिए मैंने बनाया है। यह डेंटाइन। तो अगर पूछा जाएगा कि मज्जा गुहा के ऊपर किसकी परत होती है, डेंटाइन की। मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन की परत। डेंटाइन के ऊपर इनामेल के परत होता है, जो आपने सुना होगा, इनामेल का परत होता है। तो इनामेल का परत कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। इनामेल के नीचे किसका परत होता है, डेंटाइन। और डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा। सबसे पहले मज्जा गुहा होगी, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन, डेंटाइन के ऊपर इनामेल। समझ में आ गया। अब देखिए डेंटाइन जो होती है यह पीले रंग की संरचना होती है। किस रंग की, यह हड्डी से मजबूत होती है और पीले रंग की होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मजबूत कौन होता है, इनामेल। अब खुद देखिए, पहले सबसे ऊपर जो होगा सबसे मजबूत परत होगा, वह खराब होगा तो फिर एक परत है,
किसकी परत है? डेंटाइन की। अब वह खराब होगा तब मज्जा गुहा में अंदर छिद्र होता है, यानी कि दांत के अंदर किसी का अगर दंत अस्थि क्षय होता है, यानी कि दांत के अंदर छिद्र होता है, तो सोचिए कि 2 परत को छेद के जाना पड़ेगा तब जाके मज्जा गुहा के अंदर आएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दांत की सबसे नीचे वाली परत, उसके ऊपर वाली परत, इसके ऊपर वाली परत डेंटाइन किस रंग की होती है? और इनामेल सफेद रंग की होती है, आपने देखा ही होगा। तो यह दांत की संरचना हो गई। लिखा हुआ है कि दांत का, अब अगर पूछेगा दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करता है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ पैकिंग करना है तो सामान के ऊपर जो परत होती है अच्छे से उसको पैकेज किया जाता है, और फिर ऊपर एक नॉर्मल परत ताकि अच्छा लगे पैकिंग कर दिया जाता है, यानी कि बीच में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो डेंटाइन जो होती है दांत के अधिकांश भाग तैयार करती है। दांत के अधिकांश भाग कौन तैयार करता है? डेंटाइन। दांत का अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग अगर पूछा जाएगा, अधिकांश भाग तैयार कौन करता है? डेंटाइन। तो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है डेंटाइन। समझ में आ गया? बीच वाली परत, नीचे वाली परत को मज्जा गुहा। उसके आगे लिखा हुआ है कि यह हड्डी से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। डेंटाइन के बारे में लिखा हुआ है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल का परत होता है जो दांत को सुरक्षा देता है। डेंटाइन के ऊपर किसका परत होता है? इनामेल का। यह दांत जो होता है भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। मुख में कुल मिला के 32 दांत होते हैं। मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक जिसे इंसाइजर बोला जाता है, भेदक या कैनाइन, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, चर्वणक या मोलर। इस 4 प्रकार के दांत होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जब हम कोई भी मीठी चीज़ को खाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही मिठाई या चॉकलेट आइसक्रीम हम खाते हैं तो खाने के बाद दांत के साथ अच्छी तरह से अगर साफ नहीं करेंगे तो वह चिपक जाएगा। जो भी मीठा चीज़ हम लोग खाएंगे वह क्या होगा? दांत के साथ चिपक जाएगा। तब ये चीज़ें दांत से चिपक जाती है और इसमें स्थित शक्कर पर, देखिए इसमें मीठा चीज़ है, कोई भी मीठा चीज़ खा रहे हैं तो शक्कर उपस्थित है, तो शक्कर पर बैक्टीरिया आराम से अम्ल बनाता है। क्या करता है? बैक्टीरिया के या जीवाणु का काम क्या होता है? बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए आपने भोजन किया तो कोई मीठा चीज़ खाया और यहाँ पे कोई मीठा चीज़ है, दांत में क्या चीज़ है? कोई मीठा। तो बैक्टीरिया मीठा चीज़ के साथ अभिक्रिया करके और अम्ल बना देता है। क्या बनाता है? अम्ल। और यह अम्ल हमारे दांत को खराब करेगा। तो यानी कि कोई भी आप अगर मीठा चीज़ या कुछ भी खाते हैं, अगर उसी समय साफ नहीं करेंगे तो यह क्या करता है? दांत को और नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। रात में खाने के बाद अगर कोई मीठा चीज़ खाने के बाद अच्छे से ब्रश करके नहीं सोता है तो इसीलिए दांत ज़्यादा खराब होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है मीठापन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। यह अगर बताइए मीठा के साथ बैक्टीरिया जाके दांत में चिपक जाए, यह दांत है और यहाँ पे जाके दांत में चिपक जाए बैक्टीरिया। आपने दांत के ऊपर पीला परत देखा होगा, किसी के दांत के ऊपर पीला पपड़ी टाइप का जो परत होता है वह दंत प्लाक कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत प्लाक। पीला परत, पीला बाहरी परत जो होता है उसे क्या बोलते हैं? दंत प्लाक। यानी कि दांत का खराब वाला प्लाक जो होता है, दांत में वैसा प्लाक जो कि बैक्टीरिया आके उसका निर्माण करता है, तो दंत प्लाक। यानी कि दंत प्लाक कहने का मतलब उसमें बैक्टीरिया है, उसमें क्या आ गया है? बैक्टीरिया आ गया है और अम्ल बना रहा है और बैक्टीरिया के ऊपर वह सुरक्षित दे रहा है। आप अगर भस्म से भी उसको अच्छे से साफ करेंगे तब भी वह प्लाक नहीं हटता है। रीज़न है कि प्लाक के अंदर बैक्टीरिया छुप गया है और बैक्टीरिया हमारे दांत को लगातार खराब कर रहा है। इसीलिए अगर ऐसा प्लग बन जाए तो उसे जल्दी से जल्दी साफ करना चाहिए। तो बैक्टीरिया मीठा भोजन के साथ क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देगा। यह अम्ल अगर आएगा, दांत पे लगातार अम्ल जाएगा तो दांत को खराब करेगा। तो अम्ल बाहरी परत को नरम बना देता है और उस स्थान पे धीरे धीरे एक छिद्र हो जाता है और उस छिद्र को दंत अस्थि क्षय बोला जाता है। दांत में अगर छिद्र हो गया, दांत में अगर छिद्र हो गया तो इसे क्या बोला जाता है? दंत अस्थि क्षय। दांत का अस्थि मतलब हड्डी होता है और दांत का अस्थि का क्षय हो गया यानी कि नाश हो गया, तो दंत अस्थि क्षय। तो दांत में जो दांत के ऊपर हड्डी जैसी संरचना है उसका भी क्षय हो गया तो उसे दंत अस्थि क्षय बोलेंगे। तो दांत में छिद्र हो जाता है उसे क्या बोलते हैं?
दांत प्लाक मतलब जो पीला वाला बाहरी परत आ जाता है दांत के ऊपर, यानी कि इसमें बैक्टीरिया जम गया है। और बैक्टीरिया जब जब जमेगा तो मीठा चीज़ के साथ मिलकर अम्ल बना लिया है, और अम्ल बना के लगातार दांत को क्या करेगा, क्षय करेगा। अब लिखा हुआ है आगे, अगर हम भोजन के महीन कण, बैक्टीरिया होता है भोजन के महीन कण के साथ चिपक करके एक परत का निर्माण कर देता है, और अगर इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तो यह दांत में एक अस्थाई परत बना लेता है, दांत में एक अस्थाई परत बना लेता है पीला की तरफ, और यह दंत प्लाक कहलाता है। इसीलिए भोजन के बाद दांत को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया दांत के भीतर प्रवेश कर जाएगा, जो दांत संक्रमित कर देगा, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। समझ में आ गया? तो यह दांत की संरचना हो गई। दांत में सबसे नीचे की कौन सी परत होती है? मज्जा गुहा। सबसे भी नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। इसके ऊपर डेंटाइन की परत, डेंटाइन पीले रंग की संरचना होती है, यह हड्डी से अधिक कड़ी होती है। डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ी होती है। दांत का अधिकांश भाग तैयार कौन करता है? बीच वाला, यानी डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर क्या होता है? इनामेल। डेंटाइन के ऊपर क्या होता है? इनामेल। इनामेल दांत को मजबूती प्रदान करता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाता है हमारे शरीर में तो इनामेल को ही बोला जाता है। यह शरीर में सबसे कठोर है। अगर इसको बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं तो सोच लीजिए, अगर हड्डी पे छोड़ दिया जाए बैक्टीरिया तो क्या करेंगे? तो यानी कि दांत को आराम से यह लोग खराब कर सकता है। तो दांत के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुंह के बारे में, जैसे मुंह में लार ग्रंथि के बारे में। दांत पढ़ा, जीभ पढ़ा हम लोग, तो मुंह में लार भी पाया जाता है, तो लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं। चलिए आगे यह नोट कीजिए। आइए देखते हैं आहार नाल के बारे में। सबसे पहले भोजन जो होता है मुख गुहा में प्रवेश करता है। जैसे ही मुख गुहा में प्रवेश करता है, आपके मुंह के ऊपर अंदर प्रवेश करता है भोजन, तो इसमें दांत पाए जा रहे थे, जीभ पाई जा रही थी, और इसमें लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। मुंह में ही लार ग्रंथि, कोई जबड़ा के ऊपर पाया जाता है कोई ग्रंथि, कोई जबड़ा के नीचे पाया जाता है, तो लार ग्रंथि भी पाई जाती है इसमें। तो मुंह में लार ग्रंथि भी पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा मुंह में आपका लार बनता होगा। तो भोजन, लार ग्रंथि का काम क्या है? भोजन जैसे ही आप करते हैं तो भोजन में अगर कोई जीवाणु आ गया, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कहीं से छू के मुंह हाथ में लगा ले, मतलब हाथ मुंह में लगा लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही वह अंदर करते हैं तो क्या करता है? लार ग्रंथि जीवाणु को मार देता है। तो लार ग्रंथि में अम्ल होता है, और अम्ल क्या करता है? इसको मारने का काम करता है। ध्यान से देखिएगा, लार ग्रंथि में मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब पता है ना? 3 दूनी का 6। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथि? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि। पहली ग्रंथि का नाम क्या है? पहली ग्रंथि के पैरोटीना, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर, सब ये लिंगुअल एक होता है, लिंगुअल, और एक होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। 3 लार ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। समझ में आया? इनसे निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख में गिरता है। यह लार कहाँ गिरता है? मुख में गिरता है। और भोजन का यह क्या करता है? अंदर से जीवाणु का भी नाश करता है। लार में मुख्य रूप से टाइलिन पाया जाता है, एक टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन, या कहीं कहीं एमाइलेज भी लिखा रहता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब यह टाइलिन क्या करता है? लार में, यह लार से आता है, और टाइलिन करता क्या है कि भोजन में जो स्टार्च होता है, भोजन में किस चीज़ का? स्टार्च का, स्टार्च का को विघटित करता है। यानी स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट, हमारे मुख में किस पोषक तत्व का पाचन स्टार्ट हो जाता है?
तो कार्बोहाइड्रेट का। हमारे मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। पाचन किसे बोलते हैं? भोजन को तोड़ना, भोजन को थोड़ा सा ही पाचित करना पाचन कहलाता है। तो मुख से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मुख गुहा से ही पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। मुख गुहा, फिर यहाँ नली पाया जाता है, सब अच्छे से अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्च, जब स्टार्च को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम। यह एक लार है। टाइलिन क्या है? एक लार है। तो लार में पाया जाना एंजाइम है, यह स्टार्च को तोड़ता है। तो हमारे मुख में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? किस पाचन तंत्र का पोषक तत्व का? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन वसा किसी का पाचन नहीं होगा, बस किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज का पाचन होगा, बस ग्लूकोज का पाचन होता है यहाँ पे। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्टार्च का पाचन टाइलिन नामक एंजाइम करता है। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 जोड़ी। पहली जोड़ी कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि एक जोड़ी है। एक जोड़ी मतलब 2 ठो पाया जाएगा इसका। सब लिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। बोलिएगा कौन सी? कौन सी लार ग्रंथि? कौन सी लार ग्रंथि? दूसरा कौन सा है? सब लिंगुअल। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? सब मैंडिबुलर। पहला है सब पैरोटिड, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? सब मैंडिबुलर। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। समझ में आ गया? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन? स्टार्च का पाचन होता है और टाइलिन नामक एंजाइम। अब होता क्या है, थोड़ा सा संरचना बना दूं। यह मुख हो गया, शुरू से कल पढ़ेंगे हम लोग। मुख के बाद जैसे ही भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है कि भोजन को अंदर की ओर ले जाना। भोजन को अंदर की ओर ले जाना। जैसे ही भोजन अंदर जाता है, आपने किसी के मुंह में देखा होगा, पीछे की तरफ एक लटकी संरचना रहती है, वहां से 2 छिद्र दिखता है। आपको मुंह में 2 छिद्र दिखता है, उसे ग्रसनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। ग्रसनी, उसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी लिखा रहता है, कहीं ग्रसणी लिखा रहता है, तो ग्रसनी बोला जाता है इसे। तो ग्रसनी समझ गए आप? मुंह जैसे ही आप खोलिएगा तो यहाँ पे एक लटकी संरचना मिलेगी, जहां से 2 छिद्र आपको मुंह में दिखाई देगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ इसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी। इसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। यहाँ ग्रसनी 2 भाग में विभक्त हो गई, 2 भाग में विभक्त हुई। एक भाग जो एक नली खुलता है वह कंठ द्वार में जाता है। एक किस में जाता है? कंठ द्वार में। एक श्वसन द्वार कंठ द्वार में जाता है। एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। एक मिनट देखिए, एक निगल द्वार और दूसरा कौन सा? कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। ग्रसनी 2 भाग में विभक्त हो जाती है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। कंठ द्वार जाके श्वास नली में विभक्त हो जाता है। श्वसन वाला काम कंठ द्वार द्वारा होता है और निगल द्वारा हमारा भोजन जाता है। समझ में आ गया? 2 पार्ट में बट गया। ग्रसनी 2 पार्ट में, एक भाग से अगर सांस जाता है तो यहाँ से श्वास नली से कंठ द्वार से जाता है और निगल द्वार से क्या जाता है? भोजन। यानी कंठ द्वार से भोजन नहीं जाता है। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि अब अगर आप भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं तो यहाँ तो 2 छिद्र पाया जाता है, भोजन किसी में जा सकता है। तो यहाँ पे एक पट्टी जैसी रचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। यहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है, ढक्कन टाइप की। जैसे ही आप भोजन ग्रहण करेंगे, यहाँ पट्टी ढक जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी और भोजन इसमें आराम से जाने लगेगा। समझ में आया? तो यह पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। तो क्वेश्चन पूछेगा, एपिग्लोटिस की जो पट्टी होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो ग्रसनी में कंठ द्वार के अगले भाग पे। समझ में आ गया? ग्रसनी के आगे कंठ द्वार के आगे ढकने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस। ताकि यह ढक लेगी और भोजन आराम से चलते रहेगा। कब तक ढका रहेगा? जब तक आप बोलेंगे नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए बोला जाता है कि आप खाना खाते समय मत बोलिए, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते समय बोलेंगे तो हो सकता है यह किसी समय खुल जाए और भोजन इसमें चला जाए। इसीलिए आपको हिचकी आती है। समझ में आ गया? जब भोजन इसमें जाके फंस जाता है तो क्या होता है? हिचकी आती है। और भोजन को आपको जैसे ही भोजन को ऊपर की ओर मतलब समझिए कि भोजन इसमें आ गया, ध्यान दीजिए। अब भोजन को ऊपर की तरफ धक्का देना है, तो ऊपर की तरफ धक्का दें तो हिचकी आप कैसे लेते हैं? ऊपर की तरफ धक्का लेते हैं। यानी क्या होता है कि भोजन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है इसमें, क्योंकि इसमें कंठ द्वार में भोजन आ गया रहता है।
समझ में आया? तो भोजन किस में आगे रहता है? कंठ द्वार में, और भोजन फिर इसमें लाया जाता है, उसके बाद निगल द्वार में आराम से पहुंचता है, तब भोजन की आगे क्रिया प्रारंभ होती है। निगल द्वार के बाद इसमें यहाँ पे क्या होता है कि एक नली जैसी रचना होती है, जहाँ से नली जैसी रचना, जहाँ से भोजन अंदर जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यह सब जो भी पढ़ा रहे हैं कल फिर से पढ़ाई होगा। मुख होता है, मुख के बाद ग्रसनी होता है, मुख के बाद क्या होता है? मुख के बाद क्या होता है? ग्रसनी। दो भाग में, एगो निगल द्वार, निगल मतलब निगलने वाला, भोजन निगलने वाला द्वार, एगो कंठ द्वार। निगल द्वार एगो निगल द्वार, एक क्या होगा? कंठ द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में खुलेगा, और निगल द्वार किस में खुलेगा? निगल द्वार किस में खुलेगा? जाके भोजन वाला रास्ता निगल द्वार से जाएगा। अब यहाँ पे एक पट्टी रहेगी, एपिग्लोटिस की पट्टी, एपिग्लोटिस की पट्टी रहेगी, यह ढक जाती है कंठ द्वार के ऊपर। निगल द्वार के बाहर जो नली होगी तो वह नली बोला जाएगा, तो इसे ग्रास नली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रास नली के बाद आमाशय आता है, हमारे पेट जिसे आप बोलते हैं कभी कभी। आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत, और फिर क्या आएगा? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। तो यह आपकी संरचना हो गई। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मुख, उसके बाद ग्रसनी आएगा, दो भाग में विभक्त हो जाएगा। दो भाग में विभक्त होने के फलस्वरूप एक निगल द्वार आएगा, एक कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा एक कौन सी नली आएगी? ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा, क्योंकि भोजन देखिएगा, अगर आप एक टूथपेस्ट को लेंगे और अगर भोजन पीछे है, आगे करना है तो पीछे की तरफ दबाते हैं, तो एक जगह जब दबाते हैं तो भोजन आगे बढ़ा, फिर कहीं दबाइएगा तो भोजन कहीं पीछे भी चला जाएगा। यानी कि एक जगह जैसे ही संकुचित कीजिएगा, एक जगह फैलाव होगा, फिर एक जगह संकुचित होगा तो कहीं फैलाव होगा। तो यहाँ लगातार कहीं संकुचित होता है तो कहीं क्या होता है? फैलाव होता है। इसको क्रमानुकंचन बोलते हैं, फिर से कल पढ़ेंगे। इसके बाद आमाशय में आता है। आमाशय में बहुत सारी रस आती है, रस आके भोजन को तोड़ने का काम करती है। फिर उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में भी बहुत सारी रस आती है और भोजन को तोड़ती है। इसके बाद पूर्ण पाचन यहाँ पे होता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत का। पूछेगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका पाचन? या कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो भी बोल दीजिए, इसका पाचन मुख से स्टार्ट होता है। अब पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल जाएगा भोजन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। यहाँ बस हमने एक परिचय बताया, कल अच्छे से इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी दो भाग में, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। निगल द्वार आगे जाती है तो एक नली रहती है, ग्रास नली। ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। आमाशय के बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। समझ में आ गया? भोजन ऐसे इसी क्रम में भोजन जाता है लगातार। इस क्रम को आप याद करिएगा और फिर कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।